शुभ दोपहर आप सभी को। पुनः एक बार से स्वागत है आप सबका। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगली कहानी होगी अमृतसर का आ गया, तो अमृतसर का आ गया कहानी आपके सामने आ चुकी है। भीष्म साहनी लेखक है। तो ये जो कहानी है अमृतसर आ गया, तमस हमने इन दिनों पढ़ा है। तो तमस जिस तरह की है उसी तरह ये भी है, और तमस में भी सांप्रदायिकता देखने को आपको मिलती है, और यहाँ भी वही प्रमुख है। सांप्रदायिकता ही यहाँ प्रमुख है। दंगे फसाद जैसे आप तमस में 5 दिन की घटना को देखते हैं, वैसे ही इसमें इस तरह की एक सांप्रदायिकता, हिंसा ट्रेन में दिखाई गई है। ट्रेन जो पाकिस्तान से चली रहती है और हिंदुस्तान आ रही होती है, जिसमें ज़्यादातर व्यक्ति दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली जाकर के स्वतंत्रता दिवस का जो परेड है उसे देखने के लिए चले थे। तो ट्रेन की कथा है और एक दिन की ही कथा है, कोई ज़्यादा लंबी कथा नहीं है। ट्रेन वहाँ से चली है, ट्रेन को अमृतसर जाना है, बस इतने बीच की ही कथा है। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार से पुनः आपका स्वागत है लिपिका में। अगर आप नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आगे देखते हैं कहानी को, ठीक है। बाकी अगर आप बने रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी नेट की। बहुत सी चीज़ें अभी मिलनी बाकी हैं, और जल्द आपको प्रश्न भी कहानियों के कंप्लीट होने पर एक बड़ा मिक्स वर्जन हम प्रश्नों का लेकर के आएंगे, जिसमें आपको सारे प्रश्न जो ज़रूरी हैं पेपर के हिसाब से, उस सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहली बात तो ये जो कहानी है 1971 में प्रकाशित हुई, अमृतसर आ गया। और ये जो कहानी है संग्रह में लगी है पटरियाँ। कौन से संग्रह में लगी है? तो ये पटरियाँ संग्रह में लगी हैं, और पटरियाँ संग्रह आता है 1973 में। और इस संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ हैं? तो 14। पटरियाँ संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ हैं? 14। अभी नीचे आपको कहानियों के नाम मिलेंगे। एक कथन यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर रखा है कि ध्यान दीजिएगा। देश विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले ट्रेनों के दहशत, अविश्वास और अनिश्चय भरे यात्रियों की मानसिकता की कहानी। देश विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले ट्रेनों के दहशत, अविश्वास और अनिश्चय भरे यात्रियों की मानसिकता की कहानी है। सुबह हमने सिक्का बदल गया कहानी देखा था, और उसमें हमने देखा था कि कैसे लोग जो है विस्थापित हो रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। और इस क्रम में क्या होता था, गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में बहुत भारी जो है भीड़ देखने मिलती थी हर एक को। और आज़ादी के समय की बात करें तो कई बार ऐसा होता था कि ट्रेनें जो जाती थीं उसमें अपनों की लाशें रहती थीं। इतना ज़्यादा सांप्रदायिक माहौल खराब हो चुका था। तो उसी तरह इसमें एक दिन की घटना के माध्यम से विभाजन के समय जो सांप्रदायिक माहौल बनता है, ट्रेनों में जो यथार्थ दिखता है, उसको यहाँ पर कथाकार ने आपके सामने प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन प्रयास किया है, कह सकते हैं। तो अब देखते हैं इस संग्रह में लगी हुई जो कहानियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली कहानी पटरियाँ, दूसरी कहानी जो है आपका अमृतसर आ गया, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद है ललक, नया मकान, मौका परस्त, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक और भगोंडा। भगोंडा जो है अंतिम कहानी है। टोटल कहानियाँ कितनी हैं? 14, ठीक है। टोटल कहानियाँ हैं 14, 1 2 3 4 5 6, तो 14 ये आपकी टोटल है, ठीक है। अब आ जाइए कहानी पर। तो कहानी को बस ध्यान से सुनना है, और इसके साथ जो आपके छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं वो सब मैं बोलते चलूँगा। बाद में तो इसकी PDF आपको मिलेगी ही। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे।
कह रहा है कि गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। तो सरदार जो थे कहाँ के किस्से सुना रहे थे? लाम के। ये याद रहेगा। और लाम के दिनों में ये कहाँ की लड़ाई में भाग ले रखे हैं? तो बर्मा की लड़ाई में। सरदार बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खींखी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते थे। बात बात पर क्या करते थे? खींखी करके हंसते थे और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। कितने व्यापारी हैं पठान वाले? 3। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने हुए ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था। दुबला बाबू कहाँ का रहने वाला जान पड़ रहा है? तो दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं ये कर दे रहा हूँ कि डिब्बे में 3 पठान व्यापारी थे। कितने पठान व्यापारी थे? 3। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी थे, जिनमें से एक जो हरे रंग की पोशाक पहने है ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ है। वह कैसा है? तो बड़ा हंसमुख था। तो 3 पठान मिले, एक सरदार जी मिले और एक अभी हमें मिल रहा है दुबला बाबू। टोटल हुए 5 और एक जो लेखक है 6। तो 6 पात्र अभी हमें मिल गए। जान पड़ता था क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पोस्तों में बात करने लगते थे। पोस्तों पश्चिम पाकिस्तान की भाषा थी पोस्तों। तो पोस्तों में बात करने लगते थे। मेरे सामने वो दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी। सामने दाईं ओर कोने में कौन बैठा है? एक बुढ़िया बैठी है। इनके सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया बैठी है। तो ये आपका एक और पात्र मिला और मुझे लगता है अब इस डिब्बे के पात्र कंप्लीट हुए। तो मुंह से ढांपे बैठी और देर से माला जाप रही थी जो हाथों में लेकर के फिरौते रहते हैं। संभव है 2 एक और मुसाफिर रहे हों, पर वे अस्पष्टता मुझे याद नहीं है। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। कहाँ जा रहे थे? स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने। याद रहेगा आपको। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी और किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं की जा सकती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। सरदार जी बार बार क्या पूछ रहे थे? जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में अनुमान लगाए जा रहे थे। लाहौर और गुरदासपुर, कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। तो देखिए यहाँ पर एक बात हो रही है, जिन्ना साहब कहाँ रहेंगे। तो उस समय जो मुल्क बने थे पाकिस्तान, तो परिस्थिति ये थी कि जो मुसलमान होंगे पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन लेखक का ये मत है कि कोई कहीं कहाँ क्यों जाएगा, आते जाते रहेंगे, मुल्क बना है तो बना है, इस तरह का मत था। लेकिन इसे कोई मान नहीं रहा था। इसे कोई माना, अगर कोई माने होते तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। विस्थापन का दर्द ही कोई नहीं झेलता। और लाहौर और गुरदासपुर ये जो थे पंजाब से सटे हुए शहर थे।
तो ये किधर जाएंगे, कौन पाकिस्तान में रह जाएगा, कौन हिंदुस्तान में रह जाएगा, इसकी गपशप चल रही है गाड़ी में। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश, डबल जोश। पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद होने का भी जोश है। जगह जगह दंगे हो रहे थे और कौमी आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण के इस झूठ पुटे में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दी जाती थी। झूठ पुटे, ये एक शब्द है, झूठ पुटे। हालांकि ये इनकी एक कहानी भी है। तो ये झूठ पुटे क्या हो? झूठ पुटे यानी कि जो सुबह और शाम वाला एक समय होता है, एक ऐसा जहाँ पे सूर्य की किरणें धुंधली हो जाए, कुछ स्पष्ट ना हो पाए, उस तरह की चीज़। तो वहाँ पर ऐसा एक अनिश्चय डोल रहा था जहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं है कि कौन सा शहर रहेगा, कौन सा शहर पाकिस्तान में जा रहा है, कौन हिंदुस्तान में रहेगा। आगे लिखते हैं कि शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। तो पहला स्टेशन आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, पहला स्टेशन जेहलम। ठीक है। जब ऊपर वाले बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। मांस और नान रोटी के टुकड़े निकालता है। हंसी मजाक के बीच मेरे बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। खा ले बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी। खा ले दाल खोर, तू दाल खाता है इसीलिए दुबला है। बाबू को क्या कह रहा है ऊपर वाला पठान? तू दाल खोर है, तू दाल खाता है इसीलिए दुबला है। डब्बे के लोग हंसने लगे। बाबू ने पोस्तों में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता हुआ सिर हिला दिया। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता, ऐ तो अपने हाथ से उठा ले, खुदा कसम। बर यानी कि बकरी का गोश्त, ऐ और किसी चीज का नहीं है। ये जो भाषा है इसे ही हम पोस्तो कहते हैं। ठीक है, ये पोस्तो है। तो अगर इसे देख करके पूछ दे आपसे कि ये कौन सी भाषा है तो वहां पर पोस्तो लगाइएगा। उर्दू, फारसी, अरबी की तरफ नहीं जाना है। पोस्तो ये भाषा ठीक। ठीक है। कहता है पठान कि अपने हाथ से ही ले लो, अगर हमारे हाथ का दिया नहीं खा सकते हो तो। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खजीर के तुक हम इधर देख, इधर तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीबी को नहीं बतलाएगा। और तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पियेंगे। एकता की बात कर रहा है। अगर तुम हमारे साथ ये बोटियां खाते हो तो हम तुम्हारे साथ दाल पियेंगे। तो एक तरह से तो मेल मिलापा वाली बात हुई, अलगाव की भावना वाली नहीं है। आप हमारा खाइए, हम अपना खाएं, आपका खाएंगे। इस पर कहकहा उठा पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पोस्तों में भी कह देता। ओ कितना बुरा बात है, हम खाता है और तुम हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मग्न। यह इसलिए नहीं लेता है कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, स्तूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खी खी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठी सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसीलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं। और सरदार ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खीखी यानी कि हंसने लगा। मांस नहीं खाता है बाबू? तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो। अगर तुम मांस नहीं खाते हो तो जनाना किसे कहते हैं? स्त्रियों को।
जनाना डब्बे में बैठो, यानी स्त्री वाला जो डब्बा होता है, लेडीज कंपार्टमेंट जिसे आप कहते हैं, उसमें बैठो। इधर क्या करता है? फिर सब हंसने लगते हैं। डब्बे में और भी मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने पर गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते ही इनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा खानी की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद। तो पहला हमें क्या मिला था? झेलम। दूसरा हमें क्या मिल रहा है? वजीराबाद। इसके क्रम आपसे पूछे जाते हैं। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। जब छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3 या 4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भागे थे। इस तरह घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अब भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं 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 कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी तब्दीली को भांप गया। भागते वक्त खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा रहा है? नहीं है जगह। बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा। यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाज़ें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करते रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाते हैं। ये हकीकत बात है। आप भी जब जनरल कंपार्टमेंट में कभी कभी सफ़र करिएगा तो देखिएगा, ऐसा होता है कि अंदर बैठे जो मुसाफिर होते हैं विरोध करते हैं और जगह बन जाने पर विरोध जो है ख़त्म हो जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डब्बे में जाओ। घुसे जाते हैं। मतलब प्रत्येक की यही कहानी है। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़े और लटकती मूंछों वाला एक आदमी दरवाजे के अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई का काम करता होगा। वह लोगों की शिकायती आवाज़ों की ओर ध्यान दिया बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे से एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 वर्ष की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। 16-17 वर्ष की एक सांवली सी लड़की अंदर आ गई। लोग अभी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा। तो क्या स्थिति है कि दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत, यानी एक व्यक्ति है, उसकी औरत है और एक लड़की। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़ाते हैं। अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी बेटी संडास के दरवाजे के साथ लग कर खड़ी थी। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटते जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों में बंधी खाट की पट्टियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ, लाचारी है, शहर में दंगा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुँचा हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा ना ताव आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के
लात जमा दी, पर लात उस आदमी के लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह वहीं हाय हाय करते बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटते जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पट्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आईं। उस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो इसे, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कूली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया कुरलाए जा रही थी। ऐ नेक बख्तो, बैठने दो। आ जा बेटी, तू मेरे पास आ, जैसे तैसे सफर काट लेंगे। छोड़ो बे जालिमो, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, क्योंकि गाड़ी खुल गई है। पिताजी सामान छूट गए। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पट्टियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का ढंढेरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे के दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। तो देखिए, मार भी खाएं और गाड़ी में चढ़ भी ना पाए, अंततः उतरना पड़ रहा है। बुढ़िया कहती है, बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उनके साथ ही बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है। धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सुने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है देखो। आग के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मूर्ति जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा, ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत है? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है। सीट पर से उठकर नीचे लेटता है। पठान अभी भी वैसे ही जैसे पहले इसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। पठानों की संख्या देखिए 3 है और गाड़ी में इतने यात्री हैं, पर उनका विरोध करने की साहस नहीं है। ऐसी स्थिति थी दंगों के दिनों में। तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है, वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पूछतों में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डब्बे के वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में बैठने नहीं देगा। ओ बाबू, तुम अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। क्या कह रहा? ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतरो और जाओ जनाना डिब्बे में। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकला कर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपनी कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों कर उठकर फर्श पर लेट गया था। शायद उसे डर था कि शहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की पल्ला चढ़ाया और उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे हों। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती थी तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती थी। डब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा उठा। केवल पठान निश्चिंत थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला ना था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य से देखे जा रहे हैं। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाले बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मड़कों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। तस्बीह जैसे हमारे में एक सुमिरनी होती है जिसकी जाप करते हैं, उस तरह का इनका था, जिसको ये हाथ में धीरे धीरे चलाने लगा, यानी जापने लगता है। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया था और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित
और भी अधिक रहस्यमयी होती। किसी किसी वक्त दूर किसी और आगे के शोले उड़ते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंघाड़ती हुई आगे बढ़ने लगी, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तथा धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुर निकल गया। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला, डब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। तो कौन सा स्टेशन निकल गया? हरबंसपुर। ये कौन सा क्रम होगा? तीसरा। ठीक है, पहला था जहलम, दूसरा था वजीराबाद, तीसरा स्टेशन आ रहा है हरबंसपुरा। उसकी आवाज़ में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला, डब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला। इधर उतरेगा? जंजीर खींचूं? और खींची की के हंस कर दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। कौन? पठान। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एकरस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक का शब्द हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदल दी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। तो वजीराबाद के बाद इसमें अगर कुछ आ रहा है तो अमृतसर। उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाले बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर। तेरी माँ की, नीचे उतर। तेरी इस पठान बनाने वाले की मैं। अब देखिए बाबू शेर बन रहा है। इलाका बदल चुका है। बाबू अब शेर बन रहा है और पठान को गालियां दे रहा है। ये गाली ही है, डॉट डॉट जो है। बाबू चिल्लाने लगा था और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर। फिर गाली देता है। हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे। तेरी उस डॉट डॉट डॉट। ओ बाबू, बकबक नहीं करो। ओ खंजीर के तुक्खम, गाली मत बको। हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जवान खींच लेगा। गाली देता है मादर। बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था गुस्से के कारण। बस बस सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात ना तोड़ूं तो कहना। गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। वो हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जवान खींच लेगा। बुढ़िया नीचे से फिर बोल उठी, वे जिण जोगियो, आराम नाल बैठो। ये रब दियो बंदियो। ये पंजाबी है, ये पोस्तो नहीं है, पंजाबी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके होठ किसी प्रेत के होठों की तरफ फड़फड़ाए जा रहे थे और उन्हें क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाया जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल तेरी मैं इस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। तो चौथा क्रम आपका क्या बनता है? अमृतसर। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहाँ पर दंगा हुआ। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते हुए उनसे पूछतों में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। ना जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठनका, गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था, ना जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले किसी डब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी थी। लोग अपने अपने डिब्बों में बैठने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अब भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की
लट झूल रही थी। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी, जाने उसे वह कहाँ से मिल गई थी। तो बाबू गायब नहीं हुआ है, बाबू क्या करने गया है? लोहे की एक छड़ लेकर के बाबू प्रकट हो रहा है। बाबू क्या लेकर के प्रकट हो रहा है? लोहे की छड़ लेकर के आता है और डब्बे में घुसते ही उसने छड़ को अपनी पीठ पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरकार दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंख पठानों को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ा कर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी, गाली देता है फिर कि सबके सब निकल गए। फिर वह सिटपिटा कर उठ खड़ा हुआ और चिल्ला कर बोला, तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। बाबू जो उस समय से चुप रहता है, देखिए अब कितना क्रोधित हो गया है, सबको ललकार रहा है कि भाई क्या कर रहे हो। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर भी आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर बगल वाली सीट पर जा बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे उसको हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ गई थी। डब्बे के पुराने मुसाफिरों ने भर पेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी इस इलाके से आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जान माल का खतरा नहीं था। नए नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने लगे थे, मगर बाबू अब भी आंखों के सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर को गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद ऊँघने लगा था। डब्बे में लेट पाने की जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरे सिर कभी एक ओर को लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके में मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नज़र पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी से उतरा है और झटके से उठकर बैठ जाता। इस तरह की शांति थी। इस तरह जब मेरी एक बार नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डब्बे में अंधेरा था। मैंने इस तरह अधलेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुम चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांघकर आई थी, पर अभी तक उसने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डब्बे के बाहर मुझे धीमे अस्पष्ट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाला है, मतलब कि सुबह होने वाली है। मेरी पीठ पीछे डब्बे के बाहर किसी चीज को खुरचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा, डब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खुरचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई व्यक्ति डब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डब्बे की 2 सीढ़ियों चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे। उसकी दाढ़ी थी। फिर मेरी नज़र बाहर की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। इसके साथ भी एक औरत है, नंगे पांव और 2 गठरियां। तो बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कह रहा था, आजा आजा, तू भी आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा होता है और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकालकर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते गाड़ी निकल जाएगी।
और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकिनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, या अल्लाह। उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिए, टूटे फूटे से शब्द जैसे ही सुनाई देते हैं दरवाजा खुलने पर, जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ को चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरच गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। झूठ मुट्ठी में मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। मतलब अंधेरे से सुबह होने वाला जो धुंधुलका है उसमें इनको उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आ रहे हैं। बाबू ने उसके ऊपर प्रहार कर दिया है, खून की बूंदें गिर रही है, लेकिन हाथ की पकड़ अभी भी बनी हुई है। वह 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा। अंधमुधी सी आंखों में धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा। इसी बीच अंधेरा कुछ और छट गया था। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए और उसमें उसके सफेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में त्रास के कारण उसके होठों पर बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हो पाया कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है और उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैरों को पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहर पर से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे आ गिरा। बताइए किस तरह के ये दृश्य बयां है। कटे पेड़ की भांति, जैसे पेड़ गिरता है ना एकदम धड़ाम से, वैसे गिरा वो नीचे। उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो उन दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया। बाबू ने अभी भी मेरे निकट डब्बे के खुले दरवाजे में बूत का बूत बना खड़ा था। बाबू अभी भी वैसे ही खड़ा है। लोहे की छड़ अभी उसके हाथों में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा है। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डब्बे के अंधियारे कोने में खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एकदम आगे बढ़ाया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके से उसने छड़ को डब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नजर नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने घूमकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़े की ओर देखा, अपने हाथ की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों पे खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झूठ मूठा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रख के सामने की ओर देखा जा रहा था। रात भर से उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। आमने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। सरदार उससे कह रहा कि बड़े जीवट वाले हो, बड़े जीवी हो, क्योंकि उसने मारा था। बड़े हिम्मत दिखाई। तुमसे डर कर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो ना एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार हंसने लगा। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार के चेहरे की ओर देखता रहा।
तो ये अमृतसर आ गया कहानी आपकी, यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर देखिएगा 2 पात्र आपको दिखाए जाते हैं और उन 2 पात्रों के माध्यम से एक संकेत दिया गया है कि एक तरह से पठान जिस तरह हिंदू स्त्री के ऊपर प्रहार करता है, उससे क्या होता है, बाबू जो है क्रोधित हो जाता है, आवेश में आ जाता है, और बाबू जो बाद में प्रहार कर रहा है वो एक तरह से पठानों के ऊपर जो उसका गुस्सा रहता है निकालने का प्रयास करता है। हालांकि लेखक ने यहाँ पर ये स्पष्ट करने का जरा भी प्रयास नहीं किया। लेखक देखिए वहाँ बैठा है, देख रहा है, पढ़ा है, पर कहीं भी ये प्रयास नहीं किया गया है कि बाबू जो करता है वो अच्छा है या गलत है। ये एक तरह से पाठक के लिए उन्होंने छोड़ रखा है कि भाई आप देखिए कैसी स्थिति थी। तो ये एक ऐसी जगह थी, मतलब जहाँ पे जो जैसे तमस में आप लोग देखते हैं ना कि जो मुसलमान पात्र हैं जब उनके सभा से चलते हैं तो एक पात्र सोचता है कि मैं हिंदू के साथ चलूंगा तो हिंदुओं के घरों वाले इलाके को पार कर लूंगा, और हिंदू सोचता है मैं मुसलमान के साथ चलूंगा तो मुसलमानों वाले पार कर लूंगा। तो उस तरह का यहाँ पर दृश्य है। जबकि पठान कहता भी है कि सारे लोग उसके विरोध कर रहे थे तो मैंने भी किया, लेकिन बाबू ये मान करके चलता है, जैसे होता है ना किसी बात को गहराई में ले लेना, तो बाबू उसे अपने ऊपर ले लेता है। जबकि पठान इस तरह की चीजें कर रहे थे तब कोई स्वाभाविक विरोध नहीं करता है। तो मुख्य तौर पे इसमें आपको जो दिखाया गया है सांप्रदायिकता के कारण क्या क्या उस समय की परिस्थितियां हो रही थी, किस तरह के लोगों के अंतर्मन में परिवर्तन हो रहे थे, और एक गाड़ी जो महज 1 दिन की यात्रा के लिए चली थी कैसे उसके अंदर डब्बे के अंदर बंटवारा होता है, और बाहर की जो सांप्रदायिकता है गाड़ी के अंदर भी फैल गई है। ये सब उन्होंने इसमें दिखाया है। तो कैसा रहा ये आप फीडबैक दीजिएगा कैसा रहा। अगली कहानी जल्द करेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, तो चलते हैं।